नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया धारा 370 को लेकर। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन 9 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र की भाजपा सरकार का गुजरा, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन्होंने मोदी की इस सरकार पीछे की सभी सरकारों से काफी आगे कर दिया है, प्रसिद्धि दिखाई है। 26 मई 2014 का वह दिन था जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी भारी जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी। इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये वही साल था जब मोदी की लहर चली और इस हवा में उनकी लहर में भाजपा प्रचंड रूप से जीत दर्ज करते हुए केंद्र की सत्ता पर पहुंची। ये साल भाजपा के लिए बहुत ऐतिहासिक रहा, लेकिन भाजपा के नाम ये जीत केवल सरकार बनाने की नहीं थी। कुछ ऐसे निर्णय हुए जो अगले कार्यकाल में भी लाभकारी सिद्ध हुए। भाजपा ने 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव जीता और केंद्र में सरकार बनाई। पिछले कार्य यानी कि पहले कार्यकाल के कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले थे जिन्होंने दूसरे कार्यकाल को रास्ता बनाया। अब पार्टी तीसरे कार्यकाल के लिए कमर कस चुकी है, चुनाव में पूरी तरह से जुटी हुई है, तैयारी कर रही है। जो मोदी सरकार के बड़े फैसले हैं उनमें अनुच्छेद 370 का इतिहास देश के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। इस अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक किसी भी मसले से जुड़े कानून को राज्य में सीधे प्रभावी नहीं बना सकते। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर की सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य था। सरकार इस कानून को खत्म करने की मांग कर रही थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की भाजपा सरकार ने, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसके बाद जो सबसे बड़ा निर्णय जिसकी बात की जाती है वो था ट्रिपल तलाक का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों पुरानी 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक बताकर सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के किए गए निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाया। इस कानून में बताया गया कि एक साथ 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करना अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की कैद की सजा। सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून पर आपत्ति हुई। इस कानून को गैर इस्लामिक बताया गया। 3 तलाक खत्म करने की मंशा से बनाए गए कानून की वैधानिकता चुनौती भी दी गई। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगस्त 2017 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था। नोटबंदी का फैसला, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा याद किया। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। इस फैसले के तहत 1500 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार द्वारा लाए गए इस फैसले पर आपत्ति हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इस फैसले में कई खामियां थी, इसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 1500 के नोट को बंद करने के फैसले को सही ठहराया था। ये भी मोदी सरकार की बड़ी जीत थी। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1951 जो लागू है और विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था, जिसमें दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें राज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार और शक्तियां दी गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार के आधार कार्ड से संबंधित आधार वैधानिकता कानून को भी कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल ये जो पूरा मामला था, याचिकाकर्ताओं ने जो इसमें कहा था कि आधार के लिए एकत्र की जाने वाली बायोमेट्रिक डेटा निजता के अधिकार का हनन है। ये लोगों का मानना था कि आधार से में जो जानकारी ली गई है वो एक तरह से उनके निजता के अधिकार को प्रभावित करता है। इसको लेकर लोग कोर्ट गए। ये भी दलील दी गई कि एकत्र किए जा रहे डेटा की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, यानी कि आधार को कोई भी आधार की जो जानकारी है डेटा कोई भी निकाल सकता है।
यह भी आरोप लगाया गया कि डाटा मिलान न होने के कारण सुविधाओं का लाभ लेने से लोग वंचित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सरकार का साथ दिया, आधार की संवैधानिकता बरकरार रखी और आधार को लेकर कहा कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकती। तो आधार कार्ड भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती था, जिसको उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से जीता और देश की अधिकांश जनता पर उसका प्रभाव पड़ा। एक और निर्णय मोदी सरकार का जो बहुत बड़ा निर्णय था, बहुत प्रभावित करने वाला था और विवादों में रहा था, वो था सेंट्रल विस्टा। पुराने संसद भवन की स्थिरता की चिंताओं के कारण 2010 में मौजूदा भवन को बदलने के लिए नए संसद भवन के प्रस्ताव के लिए एक समिति की स्थापना तब की अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में की। भारत सरकार ने 2019 में नए संसद भवन के निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के लिए नया कार्यालय और संसद भवन की संकल्पना के साथ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना शुरू की। नए भवन के लिए भू निर्माण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। नए संसद भवन के उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किए जाने से 2 दिन पहले शीर्ष अदालत की एक अवकाशकालीन पीठ ने तमिलनाडु की वकील जयासुद्दीन द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। परियोजना के खिलाफ पहला अदालती मामला 2020 में राजीव सूरी, अनुज श्रीवास्तव द्वारा दिल्ली की अदालत में दाखिल किया गया। ये कुछ वो निर्णय थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में लिए, जनता को प्रभावित किया और भाजपा को पूरे देश में एक नई मजबूती। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 अब इस देश में इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। सबसे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 3 फैसले लिए गए। सीजेआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता इसे चुनौती नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता की उन दलीलों को खारिज किया गया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सीजेआई ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी स्थायी निकाय बनाने का इरादा नहीं था, यह भी कोर्ट में कहा। केंद्र के इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के कुछ दलों और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में 16 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए बिल लाया गया था और जिसकी मंजूरी के बाद ये निरस्त हो गया। अगली खबर बसपा से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद का नाम घोषित कर दिया है। अब चर्चा ये हो रही है कि नए उत्तराधिकारी आकाश क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव सामने है। हम सभी जानते हैं कि बसपा की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी समय नहीं है। 17 जनवरी 2019 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरी तरह से सियासत में शामिल करने का ऐलान किया था। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा आंदोलन से जोड़ने की घोषणा की थी और लोकसभा चुनाव का स्टार प्रचारक घोषित किया था। उसी वक्त ये तय हो गया था कि आने वाले समय में आकाश आनंद ही मायावती की जगह अपनी पार्टी में लेंगे। बसपा की जो प्रमुख कमजोरियां हैं उनमें से एक बड़ी वजह यह भी है कि मायावती खुद सक्रिय राजनीति से दूर रहती है, चुनाव नहीं लड़ती। ऐसे में अगर उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद आकाश आनंद सियासी मैदान में उतरते हैं तो यह पार्टी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। मायावती को काशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तब वो अकबरपुर सीट से सांसद थी।
18 सितंबर 2003 को जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई थी पार्टी की, तो तब भी वो अकबरपुर से चुनाव लड़ी थी, वो जीती थी। इसलिए लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में अकबरपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट भी सबसे सुरक्षित सीट है। यहां से भी मायावती चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, ये उनका पहला चुनाव था। तो अकबरपुर और बिजनौर में से किसी एक सीट से आकाश आनंद को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों सीटें इस समय बसपा के पास है, वहां से बसपा के ही सांसद। आज जब हम कांग्रेस नेता के घर से 300 करोड़ रुपए मिलने की बात करते हैं, तो जहन में कारोबारी जो इतने कारोबारी थे, पीयूष जैन के यहाँ से 197 करोड़ रुपए कैश, 30 किलो सोना, ये सब बरामद होता है। इसके अलावा 600 किलो चंदन का तेल भी बरामद होता है। इस मामले में जांच एजेंसी ने कानपुर कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर पीयूष को सितंबर 2022 में जमानत मिल चुकी। मई 2023 में डीजीजीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और पीयूष जैन पर 497 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। इस मामले में 1,60,000 की पेज की चार्जशीट दर्ज की गई। उसके पास से जो 197 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उन पर उसने स्वयं का आकलन करके 57 करोड़ रुपए की जीएसटी बताई थी कि ये बकाया है, और उसको सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जीएसटी विभाग ने जांच पूरी करके पीयूष जैन पर 497 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। बाकी बचे हुए 140 करोड़ रुपए भारत के राष्ट्रपति नाम एफडी कराकर उसने जमा कर दिया, क्योंकि 57 करोड़ रुपए वो पहले जमा कर चुका था। इसी के साथ 23 किलो सोना जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 11 करोड़ रखी गई थी। ये सोना अभी जीएसटी के पास है। इस पर कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा रखा है। 30 लाख रुपए पीयूष जैन पर, जबकि 30 उसकी कंपनी पर है। कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा हूं कि पीयूष जैन के यहाँ से जो पैसा, सोना आदि सामान मिला था, वो उसे वापस नहीं मिला है। इसके अलावा जीएसटी ने 497 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस भी थमा दिया है। इनकम टैक्स अलग से नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। आज ये बात इसलिए उठी क्योंकि 300 करोड़ की बात हो रही है, तो 497 करोड़ पर भी चर्चा जानी चाहिए। अगर आप खिलाड़ियों में विश्वास रखते हैं, आप में पसंद करते हैं, तो खबर निश्चित रूप से आपके लिए आपको हैरान और परेशान करेंगे। उत्तराखंड में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, लेकिन अब तक वहां ना तो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कोई शिविर लग पाया है, न संभावित खिलाड़ियों की सूची बनी है। कौन से खेल होंगे ये भी तय नहीं है। खेल प्रशिक्षकों और पूर्व खिलाड़ियों का कहना है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों से सीख लेते हुए आगे की तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो आवंटन मिला था, वो वर्ष 2014 में मिला था। इसके तहत 2018 में राष्ट्रीय खेलों में थे, तब निर्णय लिया गया कि देहरादून और हरिद्वार में केरल की तर्ज पर प्री फैब्रिकेटेड खेलगांव का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग राष्ट्रीय खेलों के अलावा आपदा राहत, पुलिस व्यवस्था के लिए किया जा सके। 2014 के बाद ये खेल चलते रहे और अब तक नहीं हो पाए। पूर्व खिलाड़ी इन सब चीजों से बहुत परेशान है। इतना बड़ा आयोजन सरकार के सर पर है और सरकार कोई पैसा नहीं दे पा रही। अगली खबर 11वीं मस्जिद परिसर जुड़ी हुई है। सर्वे की रिपोर्ट के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज दाखिल करनी थी, नहीं की है। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय और मांगा गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने एसएसआई को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। आज नहीं हो पाई, अब 18 तारीख तय कर दी गई है। 18 को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। ये था खबर का पोस्टमार्टम। अब गाजियाबाद कुछ प्रमुख खबरें इन पर एक नजर डाल लेते हैं। 5 दिसंबर को गाजियाबाद के इंद्रापुर में निशांत नाम के व्यापारी से लूट हुई थी। इस लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम नितिन शर्मा और सौरभ हैं। इनके कब्जे से करीब 32.5 लाख रुपए बरामद। चेकिंग प्रारंभ की गई, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जब 2 युवक एक गाड़ी पे मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उन्हें रुकने हेतु इशारा किया गया। उनके द्वारा ना रोकते हुए पुलिस बल पे फायरिंग झोंक दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी
फायरिंग की गई। इसमें एक युवक जिसका नाम नितिन पंडित है वो घायल हो गया तथा दूसरा युवक सौरभ मौके से ही गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के पास एक सुरंग बनाने का प्रयास किया गया था। एटीएस इस मामले में जांच कर रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी कोशिश का मामला सामने आया है। इरशाद कॉलोनी क्षेत्र में एयरबेस की बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग देखी गई। स्थानीय लोगों ने सुरंग देखी तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। भारतीय वायुसेना की शिकायत पर टीला मोड़ पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस जगह सुरंग मिली है उसके आसपास का जायजा लिया गया। फिलहाल मिट्टी डालकर सुरंग को भर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना ने एयरबेस सुरक्षा अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। डीसीपी ट्रांस हिंडन शुभम पटेल ने बताया कि एयरबेस की बाउंड्री वॉल सुरक्षित है, उसमें कहीं तोड़फोड़ नहीं मिली है। एयरबेस के पास गड्ढा किसने और किस मकसद से किया है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। ये लगभग 4 फीट का गड्ढा बाउंड्री के पास हुआ है। उक्त के संबंध में एयरफोर्स के सुरक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर एफआईआर थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत कर ली है और मौके पर एफआईआर के क्रम में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उपलब्ध हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। ट्रांस हिंडन के डीसीपी के मुताबिक इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और एयरबेस के सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया। भारतीय वायुसेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन वेस्टर्न एयर कमांड का प्रमुख एयरबेस है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो एक बस की चपेट में आ गया। इसके बाद उसके सभी साथी अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए। उन्होंने हंगामा किया। पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने 20 लाख की सरकारी सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। हंगामा कर रहे ये लोग गाजियाबाद के सफाई कर्मचारी हैं। दरअसल यहां एक सफाई कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मरने वाले सफाई कर्मचारी का नाम विजेंद्र था, जो हापुड़ के पिलखवा का रहने वाला था। वो आज सुबह 6:30 बजे के करीब गाजियाबाद की तरफ आ रहा था। इसी दौरान वो एक बस की चपेट में आ गया। उसे घायल अवस्था में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद बहुत से सफाई कर्मी यहां एकत्र हो गए। उन्होंने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इन लोगों ने पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गंधर्व महाविद्यालय की गाजियाबाद में अपनी अलग पहचान। इस महाविद्यालय ने अपना 42वां वार्षिकोत्सव मनाया। समारोह का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक चेतना जोशी ने किया। गाजियाबाद के गंधर्व संगीत महाविद्यालय ने लोहिया नगर के हिंदी भवन में अपना 42वां वार्षिकोत्सव मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक पंडित चेतना जोशी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभारती विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर पिंटू मिश्रा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संगीतज्ञ और लेखक पंडित विजय शंकर मिश्र मौजूद रहे। अतिथि कलाकार रितु शर्मा, रचना वार्ष्णेय, सारेगामा लिटिल फेम आरोही सोनी ने भी विशेष प्रस्तुति दी। डॉली, कृतिका, उर्वशी, आद्या, माही, साक्षी, नंदिनी, सलोनी, जया, आर्या, नव्या, वर्षा, कमलजीत, रेखापाल, कौशला शर्मा, हरवीर, सूरजकांत, मनाल, अनंत, नव्या त्यागी, मानवी शर्मा, अश्मी, वानी, रीवा, अदित्री, आन्या, अक्षांश, सात्विक, विदुषी गुप्ता, इन सब ने भी अपनी प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद यूपी और देश में क्या चल रहा है, इस सबको जानने के लिए, पहचानने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और इसका शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा कमेंट करके बताइएगा कैसा कैसा लगा। नमस्कार।